बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाज़रीन आज के टॉपिक्स को डिस्कस करी थी यहाँ पे। इतने मज़े के टॉपिक्स हैं, इतने अच्छे गेस्ट हैं आज मेरे पास। अच्छा, मज़े की बात ये कि एक टॉपिक तो मैंने ऐसा रखा है जिस पे आप फिर मेरी क्लास लेना शुरू कर देते हैं, मगर मैं आपको एक बात बताती हूँ खुल के। ज़रा पहले टॉपिक बता दूँ कौन कौन से, फिर उसके बाद हम अपने शो की तरफ आएंगे। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मतलब, कुछ समझ आया? इसका मतलब ये होता है कि ये जो हम जैसे इदारों में काम करते हैं या कहीं काम कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ ले लें आप, बैंक्स ले लें, जैसे चैनल्स ले लें, उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे ऑफिसेज़ हैं, ऐसे काम हैं जहाँ पर इदारे समझते हैं ना, इदारे ऑर्गेनाइजेशंस, उधर जो पॉलिटिक्स होती है ना किसी भी किस्म की, वो क्या क्या है, क्यों है, हमारे माशरे में हम इसका शिकार क्यों होते हैं, क्या सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे, इंटरनेशनल लेवल पे भी यही सारा कुछ चल रहा होता है, और किस किस्म की पॉलिटिक्स से किस तरीके से बचना। मतलब वी गोना गिव यू द सॉल्यूशंस एज वेल, वी नॉट गोना डिस्कस कि व्हाई इट गोना हैपन, ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज़ दैट गोना बी लाइक दिस। हम उसका सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, एंड स्पेशली गोइंग टू टेक योर कॉल्स एज वेल, वे यू गोना आस्क योर प्रॉब्लम एज वेल कि ये कहानी है, तो व्हाट इज़ द आंसर, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। बिसाइड्स दैट उसके बाद हम बात करेंगे डिवोर्स की वजूहात। अब ये जो है, इस पर सबसे पहले तो मेरे पे मुझे यूँ ऐसे निशाना आप लोग बना लेते हैं कि देखो डिवोर्स की वजूहात पे डिस्कस कौन कर रहा है, तो क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती? ये क्या बकवास है? मैं भी बात कर सकती हूँ। ज़रूरी थोड़ी सामने वाली की अगर डिवोर्स हुई हुई तो वो बात नहीं कर सकता। ये सामने वाला अगर मौलवी है और वो इस्लाम सिखा रहा है या दीन अच्छी तरीके से उसने पढ़ा है, साहिब हैसियत है, हाफिजुल कुरान है, तो इसका मतलब है कि जो सामने वाला बंदा है, जो आप टीवी पे मुझे देख रहे हैं, हम लोग जो हैं, हम इस्लाम से खारिज हैं, हम इस्लाम की बात नहीं कर सकते। दीन सिर्फ उनका है क्या? दीन हमारा नहीं है? इसी तरह हर चीज़ पे बात की जा सकती है, कोई मसला नहीं है। मैं भी बात करूँगी, तो डिवोर्स की वजूहात पे बात करूँगी, और मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि वजूहात कौन कौन सी होती हैं, ठीक है? वो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। मैं गुजरी उस वक्त से, तो मुझे ज़्यादा पता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगी। अच्छा, एक कुंवारी लड़की, उसको क्या पता क्या रीज़न होते हैं डिवोर्स के, एवं ही। अच्छा, उसके लिए हमारे पास होंगी बैरिस्टर फातिमा बतूल, ज़बरदस्त बैरिस्टर है, क्या मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है? उसके बाद और भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट हमने यहाँ पर बुलाए हैं जिनके साथ हम टीनेजर्स में जो वो प्यार मोहब्बत इन्फैक्चुएशंस नहीं हो जाती हैं, और 15 16 17 साल की उम्र में जो उनको वो कहते हैं ना, हाय पागल ही हो गए, तो ये क्यों होते हैं, क्यों इन्फैक्चुएशंस होती हैं, ये दीवानापन, ये खुमारी, ये आवारगी। फिर उसके बाद इन्फैक्चुएशंस के बाद जो मसला है, आवारगी, नशे, तमाशे, ड्रग्स इन्वॉल्व, फुल छोटी उम्र के लड़के लड़कियाँ आजकल और इसको ट्रेंड समझ लिया गया है। इट्स एन ट्रेंड। व्हाट इज़ ट्रेंड? ये ट्रेंड है, झालक, ये गंदगी, ये इस तरह के नशे तमाशे, ये ख़ानदान को रोना, उसको बेइज्जत करना, जलीलो ख्वार करना, बाप ठोकरे खा के मेहनत करके पता नहीं किस किस के आगे हाथ फैलाता हो, किस किस के आगे चमचागिरी करता हो अपने घर में, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, घर चलाने के लिए। औलादें जाके ड्रग्स कर रही हैं छोटी छोटी बच्चियों के चक्कर में, इश्क माशूक़ी के चक्कर में। क्या है यार ये? इन चीज़ों से ज़रा आज बात करेंगे कि कैसे बचा जा सकता है, हमने अपने बच्चों को कैसे बचाना, खासतौर पर टीनेजर्स जो इनको ये चढ़ रही है ना खुमारियाँ, इस पर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। और ये बात भी मैं इसलिए अच्छी कर सकती हूँ, खुद मैं एक माँ हूँ, मुझे आगे रास्ते देखने हर तरीके से कि किस तरफ माहौल जा रहा है, मैंने किस तरफ जाना है, किस तरह ट्रैक लेके जाना है, किस तरफ अपनी ज़िंदगी, अपनी बच्ची की ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। तो खैर इस तरह से, और एक स्टोरी है हमारे पास, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने आपको थैंक यू करना था स्पेशली। हमारे पास जो समरा आई थी 2 दिन पहले, सॉरी नॉट 2 दिन पहले, 2 दिन की छुट्टियों से पहले जो समरा हमारे पास आई थी, तो उसके लिए मुझे थैंक यू करना था। मैं आपके प्यार की बस कहती हूँ ना, एहसान तले दब गई हूँ। आपको मैं सिर्फ ये कह देती हूँ कि इनकी मदद करें, तो लाइव आपने इतनी मदद की, इतनी कॉल्स की, मैं आपको बता नहीं सकती। देखें, वो फैमिली जो दर्जी की बीवी थी, उनके इतने सारे बच्चे, ऑल दैट, वो वाकई मुस्तहिक फैमिली थी, और सफ़ेद पोश फैमिली थी। वो किसी का हाथ नहीं फैलाती, वो किसी से मांगेगी नहीं, मर जाएगी। जिस तरीके से आप लोगों ने मदद की खुल के, मैं आपको एक बात बताई थी कि कोई भी इधर लाहौर में रहता हुआ कोई राशन बांध दे, कोई कुछ बांध दे, कोई सिर्फ चीनी हर महीने उनको भेज दे, कोई सिर्फ बच्चे छोटे छोटे यार, कोई सिर्फ कोई चावल भेज दे, कोई सिर्फ आटा भेज दे, ये भी बहुत है उनके लिए यार। मैं उनके पास ना बैंक अकाउंट था, उनके पास ना ईजी पैसा, ना जैज़, कुछ भी नहीं था, और वो मैंने खुद यहाँ पे बैठ के बनाया। मतलब अगर तो ग्रीडी फैमिली होती है, लालची ऐसी काम के लिए, उनका ये सब कुछ बना हुआ होता, उनको पता ही कोई नहीं था यार। क्या बता रही हूँ बस,
ऐसे लोगों के लिए ना आंखें नहीं बंद करनी चाहिए कबूतर की तरह। मैं आप कोई भी दुनिया में हम अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प करें तो मिलके खुल के करनी चाहिए, कोई महीना बांध देना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को सारी ज़िंदगी के लिए। बाप बिल्कुल फालिज के अटैक में और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास हैं ज़बरदस्त मेहमान, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात करेंगे। हसन रजा कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे सेट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। ठीक है, आपने देख तो लिया होगा हमारा शो की बनावटी नहीं है, जैसे हम हैं हम वैसी बात करते हैं, तो वो जैसे आप हैं आज आपको भी उसी तरीके से हमारे शो पे बात करनी पड़ेगी। तो कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं आप और आपको इन सारी सिचुएशंस का पता है कि पॉलिटिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले आप बताइए ये ऑर्गेनाइजेशंस में जो पॉलिटिक्स होती है जन्म कहाँ से लेती हैं और ये क्या वजूहात होती हैं इसके लिए? बिल्कुल सही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। फिज़ा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आई रियली लाइक द एनर्जी माशाल्लाह, जिस तरह से भी आपने अपना शो स्टार्ट किया, आई रियली लाइक दैट। अल्हम्दुलिल्लाह वंडरफुल। और आपको देख के मुझे भी एनर्जी ज़रा ज़्यादा फील हो रही है कि यार वंडरफुल, उसी वाइब्स और उसी तरह से जो एनर्जी है और उस तरह से हमने ये शो लेके चलना है एंड इट्स रियली ऑसम। अब हम बात करते हैं ज़रा ऑफिस पॉलिटिक्स पे। अच्छा फिज़ा, ऑफिस पॉलिटिक्स जो है ना, जहाँ 2 से 3 लोग या 4 लोग होंगे ना, ये ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। चाहे वो इदारा छोटा है चाहे वो इदारा बड़ा है, ये तो आप समझ लें कि ये होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स असल में है क्या, हमने वो समझना है। हमने ये समझना है यार कि देखो, अगर किसी इदारे में लोग काम कर रहे हैं और देर आर सम पीपल जो कि उनको टास्क असाइन किए गए हैं, अब उस टास्क को करते हुए 1-2 लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि यार मैं सुपीरियर हूँ, आई एम अ मिस्टर नो ऑल, आई एम अ मिस नो ऑल। जो मुझे पता है वो इसको नहीं पता। अब वो क्या करेगा, वो दूसरे बंदे को दबाने के लिए, इवन परफॉर्मेंस वाइज और बाकी भी चीज़ें करने के लिए, वो फिर उसको हर जगह बैठ के ना गंदा करेंगे। अच्छा। हर जगह बैठ के उसकी बुराइयां बताएंगे। अच्छा, उस बंदे के साथ जिसके बारे में वो बात कर रहे होंगे ना, अपने ताल्लुकात ठीक रखेंगे, उसको ये फील नहीं होने देंगे कि यार देखो हम तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन जो ही बॉस के सामने जाएंगे, बॉस को कहेंगे बॉस फारिग आदमी है, उससे बड़ा कोई बंदा ऐसा नहीं है खट्टू, लेकिन आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उसके पास आएंगे, उसको कहेंगे बॉस तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, बॉस कह रहे थे कि ये तो फारिग आदमी है। अच्छा, अब जो बच्चा या बच्ची जो भी है वो कहेगा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसी वो कहानी घुमाएंगे अपने इंटरेस्ट के लिए। अच्छा मैं समझ गई। देखें एग्जाम्पल, आप और मैं बातें कर रहे हैं और मेरी नई जॉब है, आपकी पुरानी जॉब है, और मैंने आपसे बात शुरू की और बात करते करते ना मैंने बोला यार यहाँ पे ऐसे होता है। कल मैं बॉस के कमरे में गई तो बॉस ने मुझे आगे से कहा ये फाइल उठा के ले जाओ, भले एक्स्ट्रा टाइम पे करूँ मगर उसमें ये करूँ, भाई पैसे भी तो उतने दें मुझे, फिर मैं काम करूँगी। सपोज़ मैंने ये बात कर दी कि ओवर टाइम के मैं पैसे देते हैं तो मैं कर दूँगी, मैं फ्री में क्यों करूँगी। आपने जाके इनको बोल दिया और इसको डबल लगा के बोल दिया। तो ये कह रही है कि मुझे ओवर टाइम पे करें, हम वेरी स्मार्ट, मैं घटिया कंपनी में काम नहीं करना चाहती ऐसे। अच्छा, आपकी इंटेंशन ये नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी आपकी। अच्छा, लेकिन मेरी इंटेंशन थी कि फिजा कुछ बोले और मैं जाके बॉस के सामने उसको प्रेजेंट कर दूं। अब क्या होगा, आपकी बन जाएगी परसेप्शन। अच्छा, अब वो परसेप्शन, अब कोई भी काम आप करने जाएंगे तो बॉस कहेगा यार इसने ये बात कही थी, मेरी कंपनी को घटिया कहा था, बहुत इसने ये कहा था, इसने मेरे बारे में ये कहा था। ओह माय गॉड। अच्छा, ये सारी चीजें क्यों हो रही होती है ऑफिस पॉलिटिक्स? ईगो की वजह से। ईगो ये होती है, ईगो ये होती है, देखें बंदा ये कहता है यार कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, ये क्यों आगे बढ़ गई हैं। अच्छा, आप अक्सर सुनते नहीं, मेरा इतना साल का तजुर्बा है, ये आजकल के बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो यही चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें जो है ना प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं। एक एग्जांपल मैं और दूंगा। कई लोग होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द बैठे होते हैं, वो हमसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहे होते हैं फिजा। अच्छा, हमारा यूज़ कर रहे होते हैं। वो क्या कहते हैं, आपके पास बैठेंगे ना चाय पीते हो, ये सारी चीज़ें, यार ये इदारा जो है ना फारिग इदारा है, इस इदारे में ना कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब वो चाह रहा है कि आप उस इदारे के बारे में बोलें। अच्छा, आप बोलें, फिर आप कहेंगे हाँ हाँ देखो ये मैं तो ये भी नया आइडिया लेकर आ रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ। आइडियाज, हाँ, वो अपनी जगह रख के बोलेगा। अब क्या करेगा वो, या क्या करेगी वो, आइडियाज पिक कर लेगा आपके मुझसे, हाँ ले लिया आपके आइडियाज ले लिए, और फिर क्या करेगा, बॉस के सामने वो आइडियाज को प्रेजेंट कर देगा। आप साथ बैठी होंगी, आप कहेंगी ये आइडियाज तो मेरे थे। अच्छा, जो ही आपने बॉस को कहा कि ये आइडियाज मेरे थे,
बॉस कहेंगे फिजा यू आर नॉट अ टीम प्लेयर, आई एम सॉरी फॉर I दैट। know, that's अच्छा politics. अब क्या होगा जब वो कहेंगे यू आर नॉट अ टीम प्लेयर, हाँ. आप कहेंगे यार काम भी मेरा, बातें भी मैंने की। हाँ. अब इसका सोल्यूशन क्या है ऐसे लोगों को हैंडल करने का? इसका सोल्यूशन ये है, अच्छा अब आपको समझ आ गई कि यार ये बंदा ऐसा है जो मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ना यूज़ करता है, निकलवाता है मुझसे। आप वेट करें अपनी टर्न का, आप वेट करें। लेट्स सपोज आपने बॉस के साथ डायरेक्ट कोई काम किया, अच्छी असाइनमेंट हुई, आपने बॉस को कहना है कि बॉस देयर इज़ अ सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा। कंप्लेन नहीं करनी, Complain क्योंकि नहीं। कंप्लेन करेंगे। ये फ्यूजन है ना, ये आपने हाँ। तरीके से बताने, क्योंकि हाँ, exactly. कॉल कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी इदारे में आपके साथ गेम हुई है, कोई कहानी हो गई है, कॉल अस, विल टेल यू व्हाट टू डू। वैसे ब्रेक के बाद हमने सॉल्यूशंस ही डिस्कस करना, गौर से सुनिएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा, और हम यहाँ पे सॉल्यूशंस के ऊपर आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। आप कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसी कहानी हुई है, किसी चीज़ का शिकार हुए हैं ऑफिस में किसी पॉलिटिक्स का, तो यू कैन कॉल एंड आस्क एंड यू कैन शेयर योर स्टोरी विद अस। तो हमारे साथ हसन रज़ा साहब हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, वो हमें बता रहे हैं, तो कुछ सॉल्यूशंस बताए थे थोड़े, फिर हम कुछ और मज़ीद प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो बताइए। अच्छा फिजा, सबसे पहले तो सोल्यूशन ये है, जितने भी हमारे लोग हमें देख रहे हैं ना, क्रिकेट लाजमी वो खेलते होंगे। क्रिकेट में सबसे पहले एक होता है नेट प्रैक्टिस। आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ पे नेट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप पिच पे जाते हैं और आप खेलते हैं और मैचेस पे परफॉर्म करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स को अगर आपने हैंडल करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई कौन ऐसे लोग हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं या बाहर हैं। मेंटोर ढूंढें, कोच ढूंढें, कोई टीचर ढूंढें, ट्रेनर ढूंढें, उनसे फिर सिचुएशंस शेयर करें कि क्या हैं। एक लिस्ट बनाएं अपने स्टेक होल्डर्स की, वो स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाएं, उस पे उनसे लोगों से बात करें, उनसे गाइडलाइन लें कि मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। सेकंड थिंग जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये है, आप अपनी एकम्प्लिशमेंट्स जो आप काम कर रहे हैं जिस इदारे में, उसको लिखते जाएं कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे लिखते कोई नहीं। अच्छा, जब फिर प्रॉब्लम आती है, जब हमारे इंक्रीमेंट का टाइम आता है, जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है, हम कहते हैं यार इंक्रीमेंट नहीं लगा, भाई लगने भी नहीं देंगे। जो आपके साथ पीयर्स हैं ना, वो कहेंगे मैं तो हूँ, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसने वो काम किया जो आपने, उसने लिख ली है सारी चीज़ें। हाँ। जिसे हम ब्रैग शीट कहते हैं, उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिख के फिर वो आगे जाके बताता है कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स को हैंडल करना चाहते हैं, आप मेंटोर ढूंढें, उनके साथ अपनी सिचुएशंस बताएं, फिर वो डेफिनेटली आपको अपनी सोल्यूशन भी बताएंगे क्या है। लेकिन बंदा वो ढूंढें जिसको अब लगे कि यार ये मुझे अच्छा मशवरा दे सकता है। वो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, हाँ नहीं करना है, वो किसी शायर ने कहा ना, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। तो ये ना हो कि आप उस दोस्त को दोस्त समझें और बाद में पता चले कि यार ये तो वही है जिसने खंजर जो है वो मेरी पेंट पे जो है वो सर मैंने एक और सवाल ऐड करना था, मुझे बताइएगा कि जो ऑफिस में जासूसी है वो किस तरह से की जा सकती है? वैसे तो भी कैमरास वगैरह भी लग गए हैं, उससे भी पता किया जा सकता है। मतलब मुझे एक बात बताएं, कैमरास अगर नहीं लगाए जासूसी के लिए, तो फिर ये जो अफेयर्स हैं, इश्क माशूकी है ऑफिस में जो चल रही होती है, नैन मटक्का, वो कैसे पढ़े जाएंगे? वो फिजा किसी का ना सब फड़े जाएंगे, तो ये भी एक फैक्टर है। तो वो वाला फैक्टर तो है, वो सारी चीज़ें तो होंगी। लेकिन फिजा आई एम जस्ट टेलिंग यू, देखिए मैं एक रियल टाइम सिनेरियो आपसे डिस्कस करूँगा। दैन आई एम वर्किंग एज ए कोच एंड ए कंसल्टेंट फॉर फ्यू कंपनीज। तो वहाँ मैं जाता हूँ। तो एक दफ़ा इसी तरह मैं एक कंपनी में गया, तो वहाँ सीईओ जो था ना, वो ऐसे अपना लैपटॉप रख के और स्क्रीन पे ना ऐसे ना करके ना और हेडफोन लगा के ना कुछ देख रहा और सुन रहा। तो मैं अंदर एंटर हुआ तो उसने कहा, हसन भाई ये देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, सुन रहा मतलब उसने ऑडियो सुन रहा ना, ऑडियो ना सुन रहा और हेडफोन लगा के ना और स्क्रीन की तरफ देख रहा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। उन दिनों ना फिजा एक बड़ा अच्छा सॉन्ग आया था, कहानी सुनो जुबानी सुनो। मैंने कहा शायद कोई सॉन्ग सुन रहा है। हाँ, तो मैंने कहा शायद कोई सॉन्ग सुन रहा है, कुछ इस तरह से मुझे भी कह रहे हसन भाई आप सॉन्ग सुने। तो मैंने देखा, तो जब मैंने वो सारा सुना तो मैंने सुना कि वहाँ पर ना कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे, वो ना सेठ साहब को जो है ना गालियाँ निकाल रहे हैं। अच्छा, वो कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं और उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, मैंने उससे कहा ये तुम क्या कर रहे हो? कहता है मैं देखें ये वो लोग हैं जिनको मैंने हायर किया और आज ये मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं, हसन भाई इन सब को टर्मिनेट करें।
बात सुने, बॉस इतना वेला, उसके पास और कुछ करने को नहीं था, वो इनकी बातें सुन रहा है, कैमरे लगा के उनको देख रहा है, वो 24 घंटे ये कर रहा है, तो आगे क्या कर रहा है? एग्रीड एग्रीड, लेकिन मसला ये है कि देखिए जब वो सीईओ बने या वो सीईओ बनने की तरफ आए, दे डोंट हैव एनी ट्रेनिंग्स, उनको नहीं पता था कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह हैंडल करना है। अच्छा, क्योंकि आपने ना हर चीज़ अपने हाथ से बनाई होती है, हाँ। तो आपको ना वो अथॉरिटेटिव आप हो जाते हैं, आप कहते हैं मुझे हर चीज़ का पता हो। बहुत सारी चीज़ें हैं फिज़ा जो हमें पता नहीं होनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, आप ऑपरेशनल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव हैं। आपने क्या करना है, बिजनेस डेवलपमेंट करनी है। अच्छा खैर, मैंने उसको ये कहा कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम यहाँ लोगों की बातें सुनो। अच्छा, वहाँ पे फिज़ा बड़ा फ़नी सिचुएशन ये थी कि लोग ऐसी ऐसी गलाजत और ज़ुबान यूज़ कर रहे थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने उससे कहा यार सबसे पहले तो ये ऑडियो जो है ना वो ख़त्म कराओ, कैमरा से कैमरास लगे होने चाहिए, नो डाउट सर्वेलेंस के लिए है सारी चीज़ें, लेकिन कोशिश करो कि ये ना हो। लेकिन बाद में खैर वो सिचुएशन हैंडल भी हुई होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और है, आपने जासूसी की बात की। हर इदारे में ना सेठ साहब ने या सीईओज ने एक आधा बंदा फ्लोर पे ना फेंका होता है, या फिर चाय वाला हो जाए या जो भी हो जाए। कभी भी होता है, टिप पे आ जाता है ना। मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, कोई क्योंकि भी हो सबसे सकता है। सस्ती टिप चाय वाले की होती अच्छा, है। वो कोई काम नहीं करता, लेकिन आपका काम तमाम करता है। वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन लेता है, फिर वो वेट करता है कि सीईओ साहब का मूड कब अच्छा होगा। वो वहाँ जाएगा, पहले वो बातें बताएगा, आज फिज़ा ने ये किया, मॉर्निंग शो में ये था, वो फलां ये था, ऐसे था। सर जी कोई एग्जिट प्लान करें, मज़ा नहीं आ रहा सर, ये चीज़ें हो रही, सर पैसे में हम इतने दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो रही है, कोई ये देखें क्या सीन है। अच्छा, अब क्या करें, वो ना उसका माइंड बना रहे हैं। हाँ। अब वो परसेप्शन बना रहे हैं, आपकी परसेप्शन बनी, जो कि कुछ अरसे के बाद देखें ना हैमरिंग, वो हैमरिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि अच्छा ये सारी चीज़ें इसको इस तरह से है। एक और कैटेगरी में बताऊंगा, मैंने वैसे 2 कैटेगरीज बनाई हैं इसमें। एक लोग हैं जिसको हम कहते हैं सड़ू, सड़े रहते हैं वो, उनके मुंह ऐसे होंगे आपको लग पड़ जाएगा कि यार इनको कोई कॉन्स्टिपेशन का इशू है, इनको कोई प्रॉब्लम है, वो जलते रहेंगे क्योंकि वो आगे बढ़ते हुए किसी को नहीं देखना चाहते। अपने बारे में भी इनसिक्योर होंगे, दूसरों के बारे में भी इनसिक्योर होंगे। वो कहेंगे ये इदारा छोड़ो, 10 साल से वहीं काम कर रहे होंगे, खुद नहीं छोड़े होंगे वो। अच्छा, थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम की हमारे पास शॉर्टेज होती है, बट हमने कितना कुछ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी और आपको कुछ समझ आ गए होंगे मोटे मोटे पॉइंट्स के क्या है क्या नहीं है, और किस तरीके से आप पॉलिटिक्स से बच सकते हैं, और किस तरीके के लोग जो हैं अपनी पॉलिटिक्स की वजह से सारे लोगों को गंदा कर देते हैं। तो मेक श्योर जिन लोगों के साथ आप काम करें, जिन इदारों के साथ जो आप काम करें, कुछ जो 4 टिप्स उन्होंने बताई थी उनको फॉलो करें, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को और अपने काम को एंजॉय करें। दैट्स इट। बाकी अल्लाह तवक्कल। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, ज़बरदस्त गेस्ट है हमारे पास आज, बैरिस्टर फातिमा बतूल हैं, और पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं। बड़ी ब्लंट हैं, बड़ा सच बोलती हैं, बड़ी अच्छी बैरिस्टर हैं। आज टॉपिक ही कुछ इस किस्म का था कि मुझे लगा कि सिर्फ शी इज़ द लेडी जो उसको डिस्कस कर सकती हैं, बता सकती हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा वो है तलाक़ की वजूहात। अब लोग मुझे देख के बोल रहे होंगे कि देखो यार कौन बोल रहा है, शी इज़ खुद तलाक़ी याफ्ता एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट तलाक़ की वजूहात। तो देखें, मैं आपको बताऊं कि वजूहात जो लोगों में बहुत ज़्यादा फैल जाती है ना, कि डिस्कस हो रही होती है कि फिज़ा की डिवोर्स क्यों हुई थी, और हुई है तो ये तो लगती नहीं है कि डिवोर्स हुई है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं मेरे एक्स हस्बैंड फवाद उनके निकाह में थी, तो मुझे नहीं लगता था कि उस वक्त मुझे उनकी बात या उनका राज लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं उनके निकाह में थी, मुझे इजाज़त नहीं थी अल्लाह की तरफ से भी। और जब मैंने उनके साथ अलहदगी हुई, हमारी डिवोर्स हो गई, तो उसके बाद वो मेरे लिए गैर हो गए। फिर मेरा राइट नहीं बनता था मैं किसी गैर मर्द के बारे में बात करूं, या किसी गैर मर्द के राज या किसी की चीज़ों को डिस्कस करूं। उसी तरह उन्होंने मुझे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं उनके लिए गैर औरत हो गई। तो वजूहात बनाने का वो या बताने का मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, कुछ चीज़ें जो कहते हैं ना 4 दीवारी के बीच में होती हैं, वही मोड़ रहनी चाहिए, और वही उसी में बेहतरी है। कुछ चीज़ों की रिस्पेक्ट और पर्दा जो है, कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी स्टोरीज और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बीच में पर्दा बहुत ज़रूरी है। रही बात, 2 चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि उससे फिर आप चीज़ों को आगे एलैबोरेट कर सकेंगे और सोच भी सकेंगे। मेरी फवाद की जो डिवोर्स हुई, हमारे बीच में एक बच्ची है मेरी 9 साल की। मैं अगर फ़राल के स्कूल में जाती हूँ और कोई पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो फवाद सिट्स हियर, आई सिट हियर, और हम टीचर से जो है ना मुखातिब होकर उसकी जो प्रॉब्लम, जो इशूज़ हैं, जो पढ़ाई में कहीं वीक या तेज़, जो भी हम सुनते हैं। अगर फ़राल किसी रेस के मैदान में होती है, तो मैं और फवाद साथ बैठते हैं, 7 चेयर्स में बैठते हैं। इसलिए बैठते हैं कि फ़राल जब भागे, उसका फोकस और वो अपने माँ बाप को देखे, तो वो बोले मामा बाबा एक ही एक्शन पे, ये ना हो कि माँ किसी उत्तर और दक्षिण पे जो है वो बाप बैठा हो।
सिर्फ उसके फोकस के लिए हम बैठे होते हैं साथ। तो तलाक जो है ना, याद रखिए कि मियाँ बीवी के दरमियान होती है, माँ और बाप के बीच में तलाक नहीं होती है। एग्जैक्टली आगे चलते हैं, हमारी जो बैरिस्टर जी हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आज का टॉपिक है तलाक की वजूहात। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप इसको एलैबोरेट करें, फिर आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है ये हमारे माशरे की अमूमी कहानी है और उसकी वजह लोगों में कम आगाही है। तलाक की अहमियत को मैं उजागर करना चाहूँगी क्योंकि कुरान मजीद में सूरह तलाक ख़ास तौर पे ऐड की गई है। सो इससे हमें यह ज़ाहिर होता है कि ये वो आइली मसला है जो कभी ना कभी किसी की ज़िंदगी में आ सकता है, और अगर आ जाए तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो इसको हमें एक स्टिग्मा नहीं समझना चाहिए, या मोहर नहीं है, या कोई कलंक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरह तलाक अगर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक सूरत पूरी इनकॉर्पोरेट कर दी है कुरान मजीद में, तो हमारे लिए वैसे ही है जैसे एक ऑर्डर आ गया है। सो जब भी हमने इस प्रोसेस में जाना है तो ये बात जहन में रखें, तो हमें कुरान और सुन्नत के रेफरेंस में जाना है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तलाक की वजूहात आपने पूछी हैं, इसमें बहुत एलाबोरेटिव गुफ्तगू हो सकती है। देखिए, सबसे पहले मसला तरबियत के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। माएँ जब अपने बच्चों की तरबियत में कहीं ना कहीं कोताही रखती हैं, कहीं ना कहीं, अब वो कहीं ना कहीं भी हम डिग आउट करेंगे, उसके अंदर हम देखते हैं कि जब माँ के साथ कोई सलूक घर में उसका बाप कर रहा है, बच्चा वो फोर्सी करता है कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ ट्रीटमेंट क्या करता है। जनरली घर आते ही दरवाज़ा खुला, वो थका हुआ आया, वो आगे उसने बैग पकड़ा, चीज़ें रखी, अगर नहीं रखी तो उसने शाउट किया, उसकी इज़्ज़त नहीं की, उसको किस तरीके से उसके साथ रवैया रखा थ्रू आउट। रोटी में देर हो गई, खाने में देर हो गई, जो हमारे अमूमी मसाइल हैं, तो उसमें मियाँ बीवी का रिलेशनशिप क्या है। एक बच्चा वो घर में फोर्सी करना शुरू कर देता है, इनफैक्ट वो परसीव कर रहा होता है, और माँ की गोद तरबियत गाह है। 3 साल की उम्र जो है उसमें आप साइंटिफिकली भी देख लें, बच्चा 3 साल तक चीज़ें रिटेन करता है, वोकैबुलरी रिटेन करता है, उसके बाद वो सिर्फ डेवलप करता है उस बेस पे। सो वो बच्चा घर में क्या माहौल देख रहा है, ये एक इंतहाई अहम बात है, और हम माओं के ऊपर ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आती है कि हम अपने बच्चों में इस चीज़ को बहुत वाज़े तौर पे क्लैरिटी के साथ उनकी तरबियत में इसका एक हिस्सा बनाएं कि आपने अपनी बीवी के साथ और आपने अपने मियाँ के साथ किस तरह से आगे लेकर इस रिश्ते को चलना है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत सेक्रेड है। मिसेस सिद्दीकी कॉल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम फिजा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक है? ठीक ठाक। क्या कहेंगी जी आज के टॉपिक पे? फिजा, पहले तो मैंने आपके प्रोग्राम की बहुत सारी तारीफ करनी है। मैं डेली तकरीबन आपका प्रोग्राम देखती हूँ, और इस प्रोग्राम में ना ये एक खूबी है, बाकी मैंने सारे छोड़ दिए हुए हैं कि इसमें ना रोज कोई नया टॉपिक होता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कोई नया टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो क्या मसला जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में जैसे चल रहे हैं ना, वो डिस्कस हो रहे होते हैं। खाने पकाने के लिए खुशहाल दिए सारे खत्म हो गए, ये थोड़ी रूटीन है बहुत ये जो आपने टॉपिक शुरू किया ना तलाक का, तो मैं इस सिलसिले में ना थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जी जी जी। मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है। हम ना 3 बहनें हैं, बहनें तो 4 है, एक यूके में होती है, 3 पाकिस्तान में है। तो ये सारी ना ये नहीं होता कि जी कि ये ससुराल वालों की तरफ से ही ये हमारे जो मेके वाले हैं ना, ये भी इसमें बड़ा रोल अदा करते हैं। मेरे खुद के भाई ने ना, मैं किसी टॉपिक पे आगे बात करती हूँ, मेरे भाई ने कहा मेरे मियाँ साहब से कि अगर मेरे बैठे हुए हैं तो कहते मेरे भाई मुझे कह रहा है लड़के मेरे है ना तुम्हारे घर के पास नहर है, तो मैंने तुम तीनों को गाँव उसमें डूब के मर जाना, ठीक है। तो मेरे मियाँ पता क्या कहते हैं, तेन नफल सराने से और तेन मैं बाहर काट देना। मेरे बहनोई है, उनका भी यही है, ठीक है। अब हम भाई को क्या करें भाई के साथ। अच्छा, एक हमारी इम्पोर्टेंट ब्रेक है, न्यूज़ की ब्रेक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा फातिमा जी, मुझे ये बताइएगा कि तलाक की मोस्टली जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं, रीज़न कौन होता है, लड़का लड़की या उसके वालिदैन? देखिए, तलाक में ज़्यादातर तो जो मेन इशू आता है वो खामद का है, क्योंकि तलाक उसी ने देनी है, प्रोनाउंस वही कर सकता है। और उसके वजूहात में उसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं वो आदमियों का अदम बर्दाश्त और अपने फ़ैसलों पे कायम ना रहना। वो जब माँ बाप के पास जाते हैं तो वो उनको अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। सो लिहाजा वो क्या करते हैं कि जब वहाँ बैठते हैं माँ बाप के पास, तो वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। जब वो बीवी के पास आते हैं तो माँ बाप को
प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर सकते और अल्टीमेटली वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और वन फाइन डे जब उनकी एज ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे वो एक 3 हर्फ कह के औरत को घर से निकाल देते। 3 हर्फ की जो आप बात करी, मुझे इधर बता दें, ये जो 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट है कि 3 तलाकें दी हैं तो तलाक हो गई है, क्या 3 तलाकें देने से एट अ टाइम तलाक हो जाती है औरत की, वो घर से फारिग है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपने किया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसी को फॉलो किया जाता है और समझा जाता है कि यही तरीका है। उसका एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तानी मीडिया पिछले कई सालों से, मैं जितने ड्रामाज और मूवीज़ देखती हूँ, वो तलाक बाइन यानी 3 इकट्ठी तलाकों ही को इसके तसव्वुर को आम कर रहा है। शरीयत में ऐसा नहीं है। में यही देखते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में ख़ास तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तलाकुल मर्रतान। अच्छा, यानी तलाक 2 बार है। ज़िंदगी में एक बीवी के साथ आप 2 दफ़ा देंगे और बीच में आपके 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम पीरियड है, सो मिनिमम 90 डेज। 2 तलाकों के बाद नहीं, पहली तलाक आप देंगे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने एक तलाक प्रोनाउंस कर दी, ठीक है, अब पूरा महीना 30 दिन ये काउंट किया जाएगा, आप इसमें रजू कर सकते हैं। अच्छा, और शर्त यह है कि बयूते हुन्ना, उनके घरों से नहीं निकालेंगे तलाक देके। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी औरत को तलाक दी, 3 तलाक़ें इकट्ठी देके घर से निकाल दिया, 1 हफ्ते बाद निकाल दिया। हाँ, रजू तभी मुमकिन है कुरान के मुताबिक अगर वो औरत वहाँ पे उसी घर में रह रही है। अच्छा, गुस्से में आ गई तो गुस्से में तलाक दे दिया आदमी ने, चलो वो रिवोक कर सकता है। अगर वो सामने ही नहीं होगी, ऑब्वियसली जब दूरी होगी, नज़र के सामने नहीं होगा, तो बहुत चांस है कि घर वाले, लड़के के घर वाले और रिश्तेदार, कुछ दोस्त अहबाब मज़ीद उसके अंदर कोई बुराइयां उसकी फ़ीमेल की इस तरह की करें कि आदमी जो है वो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दे। अच्छा, उसका दूसरा अगला जो स्टेप आएगा वो 30 दिन के बाद अगर वो रजू नहीं करता, दूसरी तलाक देगा, ठीक, सेकंड डिवोर्स वो प्रोनाउंस करेगा और उसके बाद फिर 30 दिन का टाइम है आपके पास। मिनिमम 30 डेज़ का एक तलाक के बाद रजू का टाइम है। एक तलाक का 30 टाइम, फिर दूसरी तलाक, फिर 30 डेज गैप, फिर उसके बाद दूसरी तलाक देगा अगर देनी है, उसी घर में रहते हैं औरत को। बिल्कुल। फिर उसने दूसरी तलाक दी, फिर 30 दिन का गैप मिनिमम, वो औरत फिर अभी उसी घर में रह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तीसरी, उसके बाद जब तीसरी है फिर वो फाइनल है, फिर वापसी नहीं है। और उसके बाद फिर कोई वो जो है वो इद्दत वाला टाइम होता है। फिर इद्दत साइमल्टेनियस है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि तलाक के बाद, ये ऐसा केस नहीं है। अच्छा? जब तलाक अनाउंस हो गई, फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को अनाउंस की, इद्दत साइमल्टेनियस है, बैक वक्त शुरू होती है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ नहीं आता। ये सादा सा कॉन्सेप्ट है, लोग चूंकि हमारे मीडिया में इन चीज़ों को पोर्ट्रे नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़, हलाला के बारे में क्या कहता है कानून? जी, हलाला के बारे में कुरान मजीद में बड़ी वाज़े आयत है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान ये रिश्ता ख़त्म हो जाए तो उसको खुश उसलीबू से आप ख़त्म करें हदूद अल्लाह में रहते हुए, और जब कायम नहीं कर सकते हदूद अल्लाह तो आप उसको ख़त्म कर दें। दोनों के ऊपर एक ही आयत है, दोनों पे लागू। औरत खुला ले सकती है, आदमी तलाक ले सकते हैं। जब वो एक मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक औरत जो है वो आगे जब कभी किसी और से निकाह करेगी और जब वो कभी निकाह ख़त्म होगा तब वो वापस फर्स्ट हस्बैंड के पास जा सकती है। कुरान मजीद की आयत बड़ी वाज़ेह है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इन चीज़ों को पसे पोछ डाल दिया और आजकल हमारे यहाँ ये एक रिवाज पड़ गया है कि लोग इधर तलाक देते हैं और साथ में ही हलाला के लिए मौलवी साहब या किसी दोस्त को कह के 1-2 दिन के लिए उसको हायर करते हैं। हमारे पास हलाला ऐप्स बनी हुई हैं और ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन का एक तरीका कि हाँ हलाला मैं करा दूंगा। ये बिल्कुल गलत है। मेरी इस प्लेटफॉर्म से एक गुजारिश होगी आवाम के लिए कि लोग कुरान मजीद को डायरेक्टली तर्जुमे से पढ़ें। सूरह बकरा में ये सब चीज़ें वाज़े लिखी हुई हैं, सूरह तलाक, सूरह बकरा। अच्छा, और मुझे बता दें जो हलाला ऐप्स खुल गई हैं ये किस तरीके की हैं, ये किस तरीके से? देखिए, ये लोगों को एक तरह के से उनको कन्विंस किया जाता है कि जी हाँ ये आप चूँकि एक मैरिज आपकी ख़त्म हो गई तो हम इंटरवीनिंग मैरिज कर देते हैं। अच्छा, और वो उस टाइम बार्ड होती है, अब 2 दिन 3 दिन, दैट्स अ क्वेश्चन कि आप कितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, और उसके बाद आप वापस उसी से निकाह कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन ये तरीक़ाकार नामुनासिब है और ये इंतहाई गलत है। शरीयत में इसकी इजाज़त इस तरीके से नहीं है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम बात करें तलाक की वजूहात, रीजंस एंड ऑल, और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर फातिमा जी। फातिमा जी, मुझे बताइएगा ये जो बैरून मुल्क अफराद चले जाते हैं शादी वादी करके और उसके बाद वहाँ से तलाक भेज देते हैं, तो या फिर कुछ बीवियाँ वहाँ पे भी मौजूद होती हैं, शादी यहाँ पे होती है, वहाँ जाके वहाँ पे नेशनल हो जाते हैं, उसके बाद तलाक दे देते हैं, वो क्या सिचुएशंस होती हैं? जी, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इस मसले के अंदर बहुत परेशान रहते हैं। जो कानूनी तरीका ये है कि जब आप बाहर यहाँ से शादी करके जाते हैं तो निकाह नामा आपका यहाँ रजिस्टर होता है, क्योंकि पाकिस्तान में शादी हुई
सो आइली कवानीन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वो रजिस्टर होगी पाकिस्तान में। ठीक। जब आप बाहर चले गए, हमारे यहाँ बहुत से लोग बाहर रिश्ते करते हैं, बेटियाँ ब्याह देते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें मैं पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये बताना चाहती हूँ, अहम बात वो ये है कि वो निकाह को उधर जिस एरिया में खामद रह रहा है, वो अमेरिका है, कनाडा है, जो भी मुल्क है, वहाँ शादी को रजिस्टर ज़रूर कराइए उधर जाके, वहाँ जाके, सो दैट उनकी बच्ची जो है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है। होता ये है कि वो वहाँ से जाके वो कहते हैं जी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, हमने क्या करना है, वहाँ शादी को रजिस्टर करा के वहाँ जाके देते हैं तलाक जब, तो वहाँ से तलाक का जो प्रॉब्लम है वो फीमेल ने यहाँ पे यूनियन काउंसिल को केटर करना है, ख़ुद इतला देनी है, 60-70 हज़ार उसके यूनियन काउंसिल के इस 3 माह के प्रोसेस में लग जाते हैं। आदमी वहाँ से तलाक के 3 नोटिस भेज के फारिग हो जाता है, उसको कोई खर्चा भी नहीं है, उसको कोई मेंटल एग्री भी नहीं है, मगर जब वो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी औरत तो वहाँ पे तो प्रॉपर्टी 50-50 हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वहाँ तलाक रजिस्टर्ड हो तो आदमी 10 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के अलावा बैरून मुल्क तकरीबन बहुत सारे मुस्लिम ममालिक प्लस वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे रिवाज यही है कि जब तलाक होगी तो खामद और औरत दोनों के दरमियान जो कुछ भी उनका जॉइंट है वो 50-50 डिवाइड होगा। इसलिए हमारे मर्द हजरात पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बच्चियों की जब शादियां बाहर होती हैं वो अपनी बीवियों को वहाँ रजिस्टर नहीं कराते, उनकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे केसेस डील किए हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, बड़े बड़े नाम, जिनकी शादियां दुबई, कनाडा वहाँ पे हुई और वहाँ पे दे हैड टू फाइट अ लॉट, 3 to 4 years, 5 years, मे बी 10 years उनको लग गए इस चीज़ को साबित करने में कि हम वैलिड मैरिज में इस आदमी के साथ रह रहे थे, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने। अच्छा, एक और मैं फिर एक कॉल लेती हूँ जयंत की, मुझे बताइएगा कि इसी सिचुएशन में अगर मर्द एक बीवी शादी करके लेके गया, वहाँ उसको रजिस्टर्ड करा देता है, अब आपको पता है मियाँ किस किस्म के होते हैं, फिर दूसरी तीसरी भी उनकी जो है ना कहानियाँ खुली होती हैं, ऑप्शंस जो 4 उनको जा, अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो बाहर मुल्क में रहता है तो वहाँ पे तो वो दूसरी रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, और मोस्टली जिस तरह के लोग रहते हैं वो रजिस्टर्ड के बगैर शादी करते हैं, और वो रजिस्टर करवाते हैं ना वो पाकिस्तान की इधर काउंसिल के साथ रजिस्टर करवा लेते हैं, मगर वहाँ पे रजिस्टर नहीं। इस सिचुएशन में फिर क्या कहानी होती है ऐसे लोगों की? देखिए, इस सिचुएशन में औरत जो है वो सिर्फ फिर अपनी जुरिस्डिक्शन यहाँ की जो पाकिस्तान की बनती है वहीं पे इतला कर सकती है दूसरी बीवी के हवाले से, क्योंकि ये लॉ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है ये औरत पूरी दुनिया में जहाँ भी रह रही है उस पर लागू है, वो कहीं से भी इनिशिएटिव ले सकती है, चाहे वो अमेरिका में रहती है, वो वहाँ से नोटराइज कराएगी अपना पावर ऑफ अटर्नी और सारा कुछ जो उसने करवाना है वो वहाँ से बैठ के करवा के एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल के थ्रू अपनी जो भी उसकी रेमेडी है वो ले सकती है। मेंटेनेंस खावा नहीं देता, वो यहाँ से मेंटेनेंस भी लगवा सकती है। यूनियन काउंसिल में सिर्फ उसको एक एप्लीकेशन डालनी है। तो हमारी यूनियन काउंसिल का बहुत ताल्लुक है और हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये बातें लोगों को पता नहीं होती है, वकील हजरात भी नहीं बताते, ज़्यादातर मेल्स होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा ना करें, हालांकि हदीस है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करो, दुश्वारियाँ नहीं। तो हमें चाहिए कि हम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए 2 स्टेप आगे जाएं, प्रोएक्टिव हों। और अमूमन हमारे जो वालिदैन हैं उनको भी चाहिए कि वो किसी भी वकील के पास जाने से पहले आप अपनी ज़रा छानबीन ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, एक जन्नत की कॉल है, परेशान लग रही है, उनसे बात ज़रा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जन्नत जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक गुड़िया, मेरी जान बताओ क्या पूछना चाहोगी? ठीक हो, खैर है? जी बिल्कुल ठीक मैडम, मेरा ये मसला है, मैं कराची से बोल रही हूँ। मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की थी, अब वो मुझे मारता पीटता है, घर से निकालते हैं और मेरी 4 बेचते हैं, इसकी वजह से मुझे मारता पीटता है। तो कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है, तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? अच्छा, रोना नहीं, परेशानी आप बात कीजिएगा फातिमा जी ज़रा मसले में। मुझे क्वेश्चन समझ जो आया है वो कह रही है मियाँ मारता पीटता है। पीसीआर में बताइएगा, क्लियर कीजिएगा मुझे उनकी पूरी सिचुएशन। मियाँ मारता पीटता है और क्या कह रही थी जी? और क्या कह रही थी? गालियाँ देते हैं, मारते पीटते हैं, तशद्दुद करते हैं उनके ऊपर। जी, इनके पास 2-3 रेमेडीज़ हैं। बच्चों को भी मारते पीटते हैं जी, इनके पास 2-3 रेमेडीज़ हैं। इनको क्वेश्चन हाँ पूछ सकते हैं। जी नहीं, मैं बता रही हूँ, इनके पास 2-3 रेमेडीज़ हैं। नंबर 1 तो ये अपने डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ये FIR दर्ज करवा दें, करीबी थाने में। डोमेस्टिक वायलेंस की हमारे ये कानून का हिस्सा है। सुन रही हो ना, थाने में दर्ज कराना है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद के बुनियाद पे। अच्छा ठीक है, घरेलू तशद्दुद की बुनियाद पे तुमने करीबी थाने में जो है ना इसकी कंप्लेन दर्ज करानी है बेटा। दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है पंजाब ओम्बड्सपर्सन हेल्पलाइन 1043। भी पड़ा था तो मैं थाने गई थी और की हालत में थी, मैं तुम्हें गई थी, वो लोग कह रहे थे कि अभी ये टाइम नहीं है, तुम लोग जाओ।
फिर आ जाओ। फिर मैं गई तो कहाँ के पर्चे लिख कर लाओ, और मैं अनपढ़ हूँ तो फिर मैं नहीं जा सकती। अभी मेरे शोर कह रहे कि अगर तुमने कोई थाने गई या किसी से बात की तो फिर इस घर में नहीं रहोगे। और मेरे भाई लोग वो भी मेरे कोई मदद, अभी मुझे मार मार कर घर से चले गए। कितनी तकलीफें हैं। और देखिए ये इन्होंने जो सवाल किया है ये हमारे तकरीबन 90% आबादी का मसला है। हम तो ये केसेस डील करते रहते हैं। इसमें लोगों को ये तरबियत, मैं वही तरबियत की बात कर रही थी, हमारे यहाँ मर्दों को तरबियत नहीं है कि एज़ बेटा एज़ भाई कैसे बिहेव करना है। जो माँ की कदर नहीं कर सकता, बहन की नहीं करता, वो बीवी की भी नहीं और करता। आगे धमकी देखें, बच्चे भी हैं, मार पीट रहा है, सर फाड़ दिया, बच्चों को भी मार रहा है और धमकी आगे लगाता है अगर तुमने कंप्लेन किया, घर पे भी जाके बोली या कुछ किया तो मैं तुम्हें यहाँ से घर से निकाल दूंगा। आगे घर वाले देखिए भी इनका रखने मुझे वाले लग रहा है कुछ मसला ये होगा, ये फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी ख़वातीन जो इस तरह के हालात का शिकार हो जाती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती, फाइनेंशियली किसी जॉब पे नहीं होती, या पढ़ी लिखी नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल सकती, या वो किसी और हुनर में नहीं होती और उनकी अपनी छत नहीं होती। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके माँ बाप मसला है। मुझे तो इसका मसला सॉल्व करवाएं भाई। देखिए इसमें तो हमारे जो घर हैं उसकी तरबियत की बात मैं बार बार कह रही हूँ। हमारे उसातिज़ा भी इस पे ना फोकस करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में लड़कों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लड़कों की तरबियत पे ज़ोर नहीं है। वो जब लड़का घर आता है, बहन उठ के उसको पानी देती है, माँ उसके आगे रोटी गर्म लगाती है। जब उसकी शादी होती है वो एक्सपेक्ट करता है कि बीवी ये सब काम करे जो बहन और माँ कर रही थी, क्योंकि उसको आदत है हक छीनने की। उसको माँ ने तरबियत ही नहीं दी कि जब बहन भी तुम्हारी बाहर से आएगी तो उसको तुमने भी पानी पिलाना है, तुमने उसका भाई हाथ बटाना है। सो जब तरबियत हाँ बेटे में नहीं है तो वो बाद में अल्टीमेटली वो ये सब काम करेगा। ये सब ग्रोथ के मसाइल हैं, आपकी घरेलू तरबियत के मसाइल। फातिमा जी सोल्यूशन बता रही हैं ये साथ में कि इस तरह की तरबियत देनी है। मतलब ये नहीं बात करें कि तरबियत दे, तरबियत में करने क्या स्टेप्स हैं वो बता रही हैं कि इस तरीके से तरबियत को परवान चढ़ाएं। और ये तो हमारी तरबियत कोई है ही नहीं। बात सही है। अच्छा, ख़वातीन को एम्पावर करें, बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, शादियां करके जान ना छुड़ाएं कि बस एक घर से फ़र्द कम करना है जिसका खाना पीना रिस्क जो आपको भारी पड़ा हुआ है कि इसके कपड़े भी लेने, ईद के जोड़े भी लेने। ये पेरेंट्स को जो ये डिप्रेशन है ना कि भाई हम इन बच्चों के लिए कमा रहे, इसमें से एक बच्चा कम हो शादी करके जाए, दूसरा बच्चा जाए शादी कर, ये नहीं है। ये जिम्मेदारियाँ आप अपने सर से जो यूँ फेंक रहे हैं वो नहीं करनी। जिम्मेदारियों को खूबसूरती से तोहफतन देना है किसी को। मगर हमारे वहाँ ये है कि देखें अब इस तरह के सिचुएशन में बेचारी घर भी नहीं जा सकती, उसको एक्सेप्ट वापस बच्चों समेत मैका नहीं करता, ये तो फैक्ट है। थैंक यू सो मच। ये तो एंड कॉल ने तो मुझे ऐसे ट्रॉमे में ही कर दिया। मतलब मैं इधर उधर डिस्कस कर रही हूँ लोगों के मसाइल, वो ये वाली कॉल सुन के तो मैं किसी और ही फेज़ में चली गई। इसकी अगर कॉल है तो इसका राब्ता नंबर दीजिएगा, मैं इसको कनेक्ट करवा दूंगी। अली, इनका आप राब्ता और नंबर चीज़ें जो है ना कॉन्टैक्ट करवा दें, फातिमा जी को connect ज़रूर करवा दीजिएगा ताकि जो रहनुमाई हो सके वो फातिमा को ज़रूर बता सके, गाइड कर सके और आपको उसका सदका जारिया जो है ना सवाब मिलेगा। ऐसे लोगों की तो मदद करनी चाहिए बिकॉज असल बात है वो आगाही नहीं है लोगों के लिए। ये देखें, आपको सलूट। आई लव यू फॉर दैट। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया था। कुछ लोगों को कहना नहीं पड़ता, कुछ लोग बढ़ चढ़ के ऐसे कामों में हिस्सा लेते हैं। तो एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फैक्चुएशन। जो जवान लड़के लड़कियाँ जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो इसमें चक्करों में पड़ जाती हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है जिसको वो उनको लगता है कि बहुत सीरियस हो गए हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि ये इन्फैक्चुएशन है या फिर कोई सीरियस ट्रैक लव स्टोरी है जो उनकी शुरू हो गई है। वो इन बिटवीन होते हैं। और ये जो इन्फैक्चुएशंस, ये जो उनसियत टाइप जो चीज़ होती है, इसमें बह के कुछ लोग जो हैं ड्रग्स में पड़ जाते हैं क्योंकि टीनेजर्स होते हैं, सबसे पहले यही कैच होते हैं, यही हाथे आड़े आते हैं, तो ये ज़्यादा ड्रग्स में पड़ जाते हैं। फिर इस तरह की अजीब हरकत में, आवारगी में, और अपनी जो लाइफ गोल्स होते हैं, अपनी जो एक ट्रैक होते हैं उससे हट के फिर किसी और ट्रैक में चलना शुरू कर देते हैं। खैर, इस इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर मुझे लगा था कि बात करने के लिए डॉक्टर नबिया अली ख़ान जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत सही पर्सन है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में उनकी बातें रहती हैं, बहुत खुल के समझाती हैं, खुल के ब्लंटली बोलती हैं। तो शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ हेयर फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फिज़ा? ज़बरदस्त। आपको तो सारे मुश्किल टॉपिक्स के लिए घेरा लगाते हैं लोग, नहीं? बस देख लें, मुश्किल काम जो मेरे हिस्से में आते हैं। क्या बात है। तो चलिए आज बताइए कि ये इन्फैक्चुएशन है क्या, फिर आगे चलते हैं।
देखिए, ये एक ऐसी टर्म है, बल्कि मैं इसको कहूँगी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें इंसान जो है वो रिलेशनशिप में तो आता है, लेकिन रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाता। यंगस्टर्स जो हैं, ये जो कम्युनिटी है तकरीबन हमारी 18 साल से और 25 साल तक की, इनको तो बिल्कुल समझ नहीं है कि ये वाकई ही ट्रू लव है या सिर्फ एक उनसियत है, एक अट्रैक्शन है, एक मोहब्बत है। इसको जांचना कैसे है, इसका भी पैमाना है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा इस हवाले से बात नहीं की जाती, लोग एक दूसरे को जो है वो पसंद कर लेते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लेते हैं, उनके साथ अट्रैक्शन कर लेते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम पास है या ये फिर ट्रू लव है, इसमें आपने जब कंपैरिजन करना है तो आपको बहुत ईजीली ये बात समझ में आ जाएगी कि दो लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हैं। अगर वो एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं तो इस टाइम में उनकी अपनी जो एक अट्रैक्शन है वो कितनी ज़्यादा है, उनकी अपनी कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा है, या कम्युनिकेशन गैप है तो वहाँ पर उनके मिलने के जवाज़ क्या हैं, वो क्यों मिलना चाहते हैं। आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि ठीक है, फटाफट जब किसी के साथ बातचीत स्टार्ट हुई है उसके साथ फ़ौरन मुलाकात की जाए, और वो फिर डेट पॉइंट्स जो है वो फ़िक्स किए जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है मुलाकात की जाती है। अच्छा, अभी एक दिन होता नहीं मुलाकात को कि वहीं से जो है अल्फाज का तबादला शुरू हो जाता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, या लड़की भी कह रही होती है हाँ बिल्कुल मैं भी नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। ये सब क्या है? ये सब सिंपली अट्रैक्शन है। ये बस एक मुलाकात में, एक मुलाकात में यस, आप कैसे किसी से मोहब्बत कर सकते हैं? जो लोग कहते हैं मोहब्बत फ़ौरन ही हो जाती है, यकदम ही हो जाती है, किसी को देखा और उससे मोहब्बत हो गई, ये मोहब्बत नहीं है। ये आपके दिमाग का और आँखों का वो फतूर है कि जिसमें आप घिर कर ये समझते हो कि आपको मोहब्बत हो गई। तो इन्फैक्चुएशन और ट्रू लव में फिर इंसान फ़र्क करे तो कैसे करे? बहुत आसान है, बिल्कुल आप जो है वो सोच सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे आपको पहली ही नज़र में जो है वो आप ये जुमले का तबादला कर दें कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, या मुझे आपसे जो है वो मिलने का बहुत जुनून इस वक्त जो है वो आया हुआ है, तो आप समझ लें कि आपका ट्रू लव नहीं है। अच्छा। ट्रू लव में आप कभी भी दूसरे शख्स को बहुत जल्दी ये नहीं कह पाते कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। कितना को टाइम? इसमें तकरीबन आपको जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 महीना लग जाएगा एक दूसरे को जो है वो अंडरस्टैंड करने में, इस जुमले का तबादला होने में। आप कह ही नहीं पाएंगे, आपके अंदर से वो फीलिंग्स जो है वो निकल ही नहीं पाएंगी। आप उस शख्स के अंदर इतना जो है वो डूब जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आपको आपकी मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ी लगना शुरू हो जाएगी, और सिर्फ उसका होना ही आपके लिए मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि आप उससे मिलने जा रहे हैं, आप उसके साथ बैठ के खा रहे हैं, आप उसके साथ जो है वो बातें कर रहे हैं। क्या चंद मुलाकातें इसको डिफाइन कर सकती हैं? चंद मुलाकातें इसको डिफाइन नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। आपको चंद मुलाकातों में मोहब्बत नहीं हो सकती। अच्छा, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये सिर्फ एक फीलिंग है जिसको आपने जो है वो नाम दे दिया कि मुझे इससे मोहब्बत है। आपको उससे मोहब्बत नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, आप जो है वो अपने एक हार्मोन को जो है वो एक्टिव करने के लिए, खुशी के, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरा शख्स क्या है, कौन है। कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत कभी अंधी नहीं होती। ये नौजवानों में स्पेशली इन्फेक्चुएशंस जो है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं? देखिए इसकी एक कॉल लेते पहले सारा की, फिर इस पे आप मुझे जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। आपका जो टॉपिक चल रहा है लव एंड इन्फैचुएशन, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के ज़माने में तो लव है ही नहीं। हर दूसरे घर में डिवोर्स का सुन रहे हैं, हर दूसरे घर पे लड़ाइयाँ, जो रिलेशनशिप्स होती है वो विद इन 2-3 मंथ्स टूट जाती है। तो आजकल तो लव एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों? हाँ, बात तो सही कह रही है, पता नहीं क्यों, जिसकी बात में सच्चाई भी लग रही है थोड़ी। हो जाती है, अब वो इतना देखेंगे कि ये सब कुछ है, फिर वो शादियाँ करने में कंफ्यूज हो जाती है। तो क्या किया जाए? बिकॉज मेरी भी फैमिली प्रेशर में शादी के अलावा जिंदगी में जैसे कुछ है ही नहीं। और आजकल लव नहीं एग्जिस्ट करता, ये भी आप बताएं तो सही बात है। बिल्कुल सारा बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी अच्छा सवाल भी है इसका, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि उसकी पूरी सिचुएशन जो ये बयान कर रही है, इसका आप भी अच्छा रिप्लाई कर सकती हैं। जी, ओवर टू यू। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें मोहब्बत चाहिए किस किस्म की, क्योंकि मोहब्बत की भी कैटेगरीज हैं। आपको एहसास चाहिए, आपको कुर्बत चाहिए, आपको मोहब्बत चाहिए, या आपको जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्शन चाहिए। आपको डिफ़ाइन करना है कि आप मोहब्बत कहते किसे हैं। अच्छा। क्योंकि मोहब्बत जो है वो किसी एक पैमाने पर उसको तोला नहीं जाता। मोहब्बत के कई जो है वो ब्रांचेस हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं। मोहब्बत जो है वो खुल के सामने आती है। मोहब्बत में आप
बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो होता है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स उसके सामने नहीं रख पाते हैं, ये मोहब्बत है। और अगर आप जो है वो फ़ौरन अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हो, मुझे ऐसे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये टाइम पास है। आप ये समझ लें कि आप अगर इस सिमत में जा रहे हैं तो आप गलत सिमत में हैं। और अगर कोई शख्स आपको बार बार इस चीज़ से अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो आप उसे कुछ दिन के लिए छोड़ के देखें, डिस्टेंस क्रिएट करें। ये जो कह रही है ना कि मियाँ बीवी में भी मोहब्बत नहीं रही है, मोहब्बत तो है ही नहीं। मोहब्बत इसलिए नहीं है कि बीवियों ने शौहरों के सर पे सवार होना है और शौहरों ने जो है वो बीवियों से बच के जो है वो घर से बाहर रहना है। अब आपको अपने शौहर को टैकल कैसे करना है, सबसे पहले तो पाकिस्तानी औरत को यही समझ नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा मामला बन चुका है इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जब मेरे पास जो है वो पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं, आप यकीन करें ख़वातीन को मालूम ही नहीं है कि उन्होंने अपने शौहर के साथ कैसे इंट्रैक्शन रखना है, कैसे मोहब्बत रखनी है, कैसे उनसे कुछ अपने फीलिंग्स को बयान करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर आपको डॉक्टर बताएगा तो फिर आपकी फीलिंग्स अपनी कहाँ गई? आप क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकती? आप क्यों नहीं कह सकती? ब्रेक के बाद हम आपका दुआएं ज्वाइन करते हैं। मामला कुछ ज़रा गर्म हो गया यहाँ पे, बहुत से सवालात यहाँ पे जन्म ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इसका सवाल करते हैं फिर आगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हम यहाँ पे इन्फेक्चुएशन और रियल लव स्टोरी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो है वो कैसे पता चल सके सामने वाले को कि ये मुझसे प्यार करता है। क्योंकि मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप भी गौर से सुनिएगा और आपके लिए ही है, आपने जवाब देना। ये बताइए कि एक औरत कहती है कि मुझे चेक करना है कि ये बंदा जो है ये मुझसे प्यार कर रहा है या फिर ये इन्फेक्चुएशन है। तो ये कहती है कि मैंने ये देखना है कि मुझ पर ख़र्चा कितना करता है। सपोज़ एग्जांपल, अगर ये मैंने स्कार्फ लिया है, इट्स अ ब्रांडेड स्कार्फ, इसको मैंने ख़र्चा करके लिया है, तो मैं जाहिर सी बात है इसको अच्छा परफ्यूम भी लगाऊंगी, ड्राई क्लीनिंग कराऊंगी, साफ़ रखूंगी, इसकी पैकिंग एक शीट में रखूंगी, फिर इसको बॉक्स में रखूंगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ख़र्चा किया तो मैं इसको एक्स्ट्रा केयर करूंगी। मगर जो चीज़ मुझे मुफ्त में मिल रही है या फिर मैं कहीं लंडा से ली है, तो वो उठा के मैंने बच्ची को पिक करने जाना है स्कूल तब भी पहन लेने, सब्जी लेने जाना है तब भी पहन लूँगी, घर की बेल बजी उसको ओढ़ के फिर चेक कर लूँगी, हाँ बाय कौन, ऑल दैट। ये सफाई करते टाइम पे भी मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि उसकी कदर कोई नहीं, उसको मैंने ऐसे अरे हाँ तो बस यूँ ऐसे लेना है, रफ लेना है ऐसे। तो क्या ये बात सच है कि लड़की कहती है कि अगर वो सच्ची मोहब्बत करता है लड़का तो औरत पे खर्चा करेगा, जब खर्चा करेगा उसको गिफ्ट्स देगा, उसके ऊपर स्पेंड करेगा तो फिर वो सच्ची मोहब्बत है, और नहीं करेगा तो ये सारी इन्फेक्शन, इसमें क्या सच्चाई है? प्लीज़ इलस्ट्रेट। अच्छा, मैं सिर्फ 2 जुमलों में इसका जवाब देना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में ना मर्दों ने औरतों की सूरत को तवज्जो दी, तरजीह दी, सीरत को नहीं। अगर सीरत को दी होती ना तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। औरत ने मर्द के पैसे को देखा, मर्द उसको पैसे वाला चाहिए। अगर मर्द उसे दीनदार चाहिए होता ना तो आज हमारे मुल्क के जो है वो मर्द दीनदार होते, और औरत को मिल भी अच्छा मर्द रहा होता जो दीन के अकॉर्डिंग चल रहा होता, जो दीन को समझता, जो अपनी बीवी की इज़्ज़त करता, जो उसको रिस्पेक्ट देता। क्योंकि आपने तराजू ही ऐसा रखा कि जिसमें आपने पलड़ा भारी रखा दौलत का। एक औरत ने ये सोच ली कि जिसके पास दौलत ज़्यादा है वो मुझे ज़्यादा खुश रख सकता है। जो एक दीनदार आदमी है, जिसको दीन की समझ है, जिसको अल्लाह रसूल का पता है, जो इज़्ज़त करना जानता है, डजंट मैटर अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो बेकार है औरतों के लिए। मेरी बात सुने, हमारे माशरे में जो दीनदार लोग हैं ये मेरी बहन, बाकी भी मेरी बहनें, मैंने उनको खुदकुशी नहीं करवानी। हमारे माशरे में ऐसी भी तो बेचारी औरतें हैं जो अगर दीनदार मर्द देख लें, साफ सी बात है, तो वो आगे से जो है ना फंस भी जाती हैं। वो दीनदार मर्द जिसका थोड़ा सा पैंचा ऊँचा है, वो आगे से सबसे बड़ा उसको कहेगा तू बाया पहन, तू बुरखा पहन, तेरी उंगलियां भी नज़र नहीं आनी चाहिए, तू काम भी नहीं करेगी, तेरी ये सब कोई चीज़ नहीं, किसी गैर मर्द से बात नहीं, सब्जी वाले से भी बात नहीं करनी, तुमने माली से भी बात नहीं करनी, किसी से बात करेगा तो सैब लगा देगा। एक थोड़ा दीनदार कुछ हमारा ये वाला टाइप भी है। हर दीनदार ऐसा नहीं, मगर कुछ दीनदार ये सिचुएशन वाले भी है। इतना सख्ती, इतना सब कुछ, और हर चीज पे ना उसको शक की निगाह से देखना। एक औरत वैसे ही पर्दा करती है फिर भी उसको शक कर रहे हैं। अच्छा देखिए, दीन को समझा ली ना काम कर सकती ना पैसा कमा सकती, तालीमी याफ्ता लड़की, उसको बिठा दिया घर, मार दिया। क्या उसकी इंडिविजुअल अपनी को ख्वाहिशें नहीं है? मतलब हमारी हज़रत खतीजा आप देखें, वो तिजारत करती थी, काम करती थी, फिर प्यार से शादी, मोहब्बत की, उन्हें पसंद से शादी की हुई है, तो फिर हमारा दीन तो इन चीजों की इजाजत दे रहा है। अब मुझे यहाँ इलैबोरेट कीजिए, ऐसी बेचारी औरतें क्या करें, फिर क्या करें? अगर दीनदार देख लें तो अब हमारा माशरा तो यहाँ पे ये चीजें भी आप देखें, हम अपनी का फुक्का लगाते हैं तो सोशल मीडिया पे नीचे लिख देते हैं बहन ये क्या पहनी हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लोग देखिए, लोग किसी भी हाल आपको जीने नहीं देंगे। अब क्या करें?
अब क्या करें? अब ये करें कि दीनदार की जो मैंने बात की है, इस बात की डेप्थ को देखें कि मैंने क्या कहा है। मैंने उन्हें दीनदार नहीं कहा जिन्होंने जो है वो अपना एक स्पेसिफिक गेटअप रखा और दीन को जो है वो समझा नहीं और दीनदार बन गए। दीनदार वो बंदा है जिसने, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी। इस्लाम से पहले लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको ज़िंदा दफना दिया जाता था। इस्लाम को, जब इस्लाम का झंडा सरबुलंद हुआ तो औरत को इज्जत मिली। औरत ताजिर, सबसे बड़ी पहली खातून हज़रत खतीजा, जिन्होंने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, खुद पैगाम भेजा। क्या मेरे आका ने उनकी तिजारत बंद करवा दी थी शादी के बाद? क्या उन्हें मना किया गया था कि जो है वो अपना काम नहीं कर सकती? दीन के बादशाह, देखिए दीन के बादशाह, वो सही दीनदार बने ना, माशरे में सही दीनदार, सही दीनदार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही दीनदार नहीं है, मुनाफिकत जब कूट के भरी हुई होगी तो फिर आपके मुल्क में यही होगा जो हो रहा है। फिर आपको ट्रू लव में और सिर्फ एक अट्रैक्शन में फर्क मालूम नहीं होगा। अब औरत को पैसे वाला बंदा भी तो चाहिए जो उसके खर्चे उठा सके, पैसा जरूरी है, घर के बच्चों की पढ़ाई के, उसके कपड़े लत्ते के। फिर अगर ये चीजें अगर मर्द नहीं उठा सकेगा, पैसा वाला नहीं होगा, तो फिर तो उसको खुद काम करने के लिए बाहर निकलना। देखिए दीनदार मेरी नजर में वो है, गर्म हो गया, सारी मेरी बहनों की आवाज में यहाँ पे दीनदार मेरी नजर में वो है जो औरत की इज्जत करता है, जिसने दीन सीखा है। अगर इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, अगर आपका हज जो है वो आप जाते हैं सफ़ा मरवा पे और वहाँ पर जो है वो आप जब तक चक्कर नहीं लगाते, आप मर्द हैं, आप औरत है, जो भी है, मर्दों को वहाँ पर जो है वो एक औरत की वजह से वहाँ पर चक्कर लगाना पड़ता है। अल्लाह ने एक औरत की वजह से आप पर जो है हज मुकम्मल कर दिया कि अगर आप यहाँ पर जो है वो इस प्लेस पर जो है वो चक्कर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नहीं जाएंगे, तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। ये औरत की इज्जत है इस्लाम में। आपने दी अपनी बीवियों को ये इज्जत? नहीं दी, और ये आपको इज्जत देनी चाहिए थी, आपने समझा ही नहीं। जब मैं इस्लाम की बात करती हूँ तो लोग मेरी ड्रेसिंग पे बात करते हैं कि आप ऐसा कपड़े पहनती हैं तो आप कैसे इस्लाम की बात कर सकती हैं? मुझे इस्लाम की बात करना भला नहीं है। वही ना कि आप इस्लाम की बात कर, इस्लाम की बात वो कर सकता है जिसने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम को समझा है, समझे इस्लाम को। सही दीनदार बात इनकी सही है, मगर सही दीनदार जो सही दीनदार, उसके लिए भी हम बात करेंगे। सही दीनदार शकी नहीं होगा, सही दीनदार अपनी बीवी पर जो पाबंदी नहीं करेगा, आपने नहीं करेगा, याद एग्जैक्टली नहीं करेगा। क्योंकि मामला गर्म, सवाल ऐसे ऐसे आए जा रहे हैं, आमद हो रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बात तो सही है क्योंकि पिछली टॉपिक की हम जो है वो वजाहत करते हैं यहाँ पर कि इस्लाम में भी हमें यही हुक्म दिया गया है, हमें यही कहा गया है कि अगर किसी चीज़ में ऑप्शन रखनी है लड़के में या लड़की में, तो सबसे पहले लड़की भी दीनदार ऑप्शन जो है वो पहला पिक करें, लड़का भी दीनदार ऑप्शन पिक करें। मगर आज के हमारे माशरे में जो है ना, घर से तरबियत ऐसी नहीं दी जा रही होती बच्चों को कि वो दीनदार और बहुत ऑनेस्ट। अच्छा खैर, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने मुझे इसका जवाब देना ही देना, टाइम बहुत शॉर्ट है, कि ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ आजकल थोड़े से बड़ी एज के अंकल और बाबे जो हैं उनके साथ, उनको 50-50 साल के उनके साथ मोहब्बत और प्यार, आपने देखा होगा साथ जा रहे हैं, 16-17-18 साल की बच्ची है तो 60-60 साल के जो अंकल हैं वो उनके साथ फिर रीट हो रही हैं, वो उनके साथ उनकी मोहब्बत और इश्क, और वो कहते हैं मेरी जानू है। ऑल दैट ये सीन सिनेरियो चल रहा होता है, तो जिनको हम शुगर डैडी का नाम भी कह सकते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं समझ आती। तो क्या ये मोहब्बत है, ये इन्फेक्चुएशन है, ये क्या कहानी है? अच्छा पहले तो इन अंकल्स पे बात हो जाए कि इनकी क्या कहानी है, इनकी नफ्सियात क्या है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी जवानी में मोहब्बत करने का मौका नहीं मिला, या ठरक पूरी करने का मौका नहीं मिला, तो वो अपनी मतलब एज जब उनकी बड़ी होती है तो उसमें जाके वो ऐसी छोटी लड़कियों के साथ अपना इंट्रैक्शन या अपनी मोहब्बत बनाते हैं जहाँ पर वो उसको जानू कह सकें, मोहब्बत भरे अल्फाजों से जो बुला सकें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक तो इनकी इनकम है, दूसरे इनके दिन कम है, तो इस वजह से उनको तो ये वाला हिसाब किताब होता है। और लड़कियों को भी पता होता है कि इनकम ज्यादा है और दिन कम है, तो ठीक है लगे रहो। ये है आपका पाकिस्तान का शुगर डैडी। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ट्रू लव भी नहीं है। नो नो नो, ये कोई मोहब्बत और वो इसको आगे से कहते हैं कि जो बुढ़ापे की मोहब्बत है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। भाई केड़ी मोहब्बत है? बुढ़ापे में मोहब्बत क्या स्ट्रांग होगी? बुढ़ापे में आप किसी का हाथ नहीं सही तरह पकड़ सकते तो आप मोहब्बत क्या करेंगे? तो मोहब्बत जो है वो किसी और चीज का नाम है। जो लोगों ने यहाँ पे मोहब्बत जो है वो बना ली है ना, मोहब्बत ये नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? बच्चियां जो है इस तरीके से ट्रॉमा या दिमाग में ना पड़े, प्लीज। नौजवान लड़कों को कहूंगी कि पैसे कमाने शुरू करो,
अपनी लाइफ को स्टेबल करो। अरे वाह। नौजवान लड़के पाकिस्तान में दर बदर फिर रहे हैं कि उन्हें रिश्ते मिल जाएं, उनके लिए कोई लड़कियां आ जाएं। जवान लड़कियां यहाँ पे बूढ़े बाबों के साथ जो है वो रिलेशनशिप में हैं और उनके पैसे इस्तेमाल कर रही हैं। किसी ने उन्हें गाड़ी लेके दी है, किसी ने उन्हें घर ले दिया है, किसी ने उनको कपड़े ले दिए हैं, किसी ने उनके खाने पीने के अखराजात उठा लिए। सब ऐसे नहीं होते, मैं पहले बता दूं, लेकिन मेजॉरिटी जो आपके यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है वो यही है। अगर आपने इस पे काम ना किया और अगर आपने अपने माइंडसेट को तब्दील ना किया तो आगे आने वाले वक्त में आपका वो प्रीशियस टाइम जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आपके चंद जवानी के साल हैं वो आप इन बुढ़े बाबों के साथ लग के जो ज़ाया कर देंगे। नबी आप अपनी बनती है। बहुत अच्छा और बहुत जैसा समझाया। आखिरी में सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगी, आपके घर में जब बेटियाँ आप जिनको जिस तरीके से भेजते हैं कॉलेज स्कूल फ्रेंड्स लोगों के घर, तो आपने एक चीज़ अपनी आंख सबसे पहले ये रखनी है कि अगर आपकी बेटी के हाथ में कोई महंगा मोबाइल है, आपको पता करना है कि किसने दिया है, क्योंकि उसको कोई दोस्त नहीं दे सकती, उसकी कोई सहेली नहीं उसके साथ शेयर कर सकती, या उसको किसी और ने कोई बेटा बना के कोई आंटी ने नहीं दिया होगा। अगर आया है तो ये मोबाइल महंगा कहाँ से आया और उसके मोबाइल पर अगर इजी लोड हो रहा है, जितने पैसे आपने नहीं दिए वो कहाँ से हो रहे हैं ये भी पता करना है। और उसकी शॉपिंग और उसकी अलमारी में चेक कीजिए कौन कौन सी ऐसी महंगी चीज़ें हैं ज्वेलरी और कैसे ये पिक एंड ड्रॉप इतनी महंगी गाड़ियों में आ रही जा रही है। सारी चीज़ों पर नज़र रखें, कोई सहेली नहीं होगी। अल्लाह हाफ़िज़। कथक डांस के बारे में तो आपने सुना ही होगा नाज़रीन। कथक कथा से आया है, हिंदुस्तान से आया है। कथा कहानी को कहते हैं जिसमें रक्स करने वाला या करने वाली आज़ाद शायरी से नाज़रीन एक कहानी बयान करता है, एक खूबसूरत कहानी। घुंघरू की छनक और खूबसूरत रक्स के साथ वो कहानी जो है ना उसको बयान की जाती है नाज़रीन, जो दिल में उतर के ऐसे रंग भर देती है। अरे वाह। महाराज कथक का नाम आपने सुना ही होगा, महाराज कथक का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्लासिकी मौसीकी पर नाज़रीन कथक रक्स कि वो जो इतने बड़े गुरु, मैं उनको कहूँ कि वो किंग कमाल थे। उनके बाद आप देखें ज़री पन्ना, नाहिद सिद्दीकी जी, शीमा करमानी जी और बहुत सी ऐसे ऐसे लिस्ट है, नाम है जिन्होंने जो है कथक का जो नाम है और कथक डांस को परवान चढ़ाया, रक्स को आगे बढ़ाया। आपको याद होगा फ़कीर हुसैन सागा, हाँ कौन, वो जो मोर डांस करते थे, उनका मोर डांस मशहूर कितना था याद है आप? क्यों? क्योंकि वो कथक के डांस को प्रमोट करते थे। मगर आज भी हमारे पास एक आला किस्म के कथक डांसर मौजूद हैं और बहुत ही कामयाब डांसर हैं मेरे साथ मौजूद हैं। इनका जो नाम है वो बहुत ही इनके नाम के काम के साथ जाता है, क्योंकि इनका नाम है कामरान। कामरान का मतलब है कामयाबी। और अस्सलाम वालेकुम। आदाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है? बस ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा कि आज ज़रा डिफरेंट शो होगा, ये टैलेंट भी हम जो है ज़रूर बताएं, मगर पहले बता रही हूँ सोशल मीडिया वालों ने बदतमीज़ी कोई नहीं करनी है। टैलेंट को टैलेंट समझ के देखा करें, प्रमोट किया करें। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म, ये गोल दायरा मैंने बनाया हुआ ना यहाँ पे, इसीलिए बनाया कि यहाँ पे हर किस्म का टैलेंट जो है वो प्रमोट हो। मैं कोई यहाँ पर अपनी प्रमोशन के लिए नहीं बैठी होती, मैं इनके प्रमोशन के लिए बैठी होती हूँ। सारा दिन सुबह सुबह उठ के मैं अपनी नींद आराम करके, तो प्रमोट जिनको कर रही हूँ उनको टैलेंट को आगे, आपका भी काम है कि प्रमोट करें। हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, ईंट उठाओ तो टैलेंट निकलता है, मगर प्रमोशन कोई नहीं है, प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो ये भाई जो है ना हमारे, इनको प्लेटफॉर्म मिल गया और अब दिखाते हैं ये यहाँ पर डांस कथक की परफॉर्मेंस। अदब से आइए जी। क्या बात है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सीरियसली ये है टैलेंट। अच्छा, एक मेरे भी दिल में आ रही थी कि मैं थोड़ी सी कोई सरगम परफॉर्म करूं ऐसे लाइव, क्योंकि अगर कथक डांसर यू कैन डू एनीथिंग, किसी के भी विदाउट तबला एंड सारंगी, बट मैं कुछ सरगम अपने मुंह से छेड़ूं बस आधा मिनट की, तो वो अगर आप परफॉर्म करके दिखा दें। ठीक है तो शुरू करते हैं। सारे गा मा पा गा गा रे सा
माय गॉड, टू गुड यार, तुम बहुत तबाही चीज हो, किधर हो तुम? ये कहानी है ओए होए, बाकी एक कथक डांसर में उस कहानी को कोई भी रंग दे सकता हे, ये किधर से इतने दिनों से हैं? तुम्हें तो कितने शोज करने चाहिए, अब तो शोज का ट्रेंड है, चीजें टैलेंट प्रमोट कर, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके इस तरह के जो टैलेंट है ना अपने, इसको प्रमोट करो। ये जो तुम्हारा आर्ट है बहुत मुश्किल है, मुझे सिखाओ थोड़ा, मुझे सिखाओ कामरान, कैसे क्या क्या कहानियां आपके लफ्जों में भी हैं? ये है जो हमारे कथक में ना, ये नृत्य के नाम है, ये नृत्य, हस्तक। ओके, हस्तक। इसमें जो है ना उत्पत्ति बहुत आसान है। क्या? ये ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अंदर से है ना? हाँ, गुलाई में करके गुलाई में करके और वापस सम कहते घर वापसी, ठीक है, ठीक है, जो हमारे कथक में कहते हैं। ओके। और फिर इसको उत्पत्ति, ठीक है, और इसको ता थई थई तस आ थई थई ता। आ थई थई तस आ थई थई तस। अच्छा, अब ये पाव का भी सिखा दो पहले, ये क्या होता है? इसे कहते हैं, कैमरा क्लोज कीजिएगा, इसको संस्कृत में कहते हैं, हमारी जुबान में तत्कार। तत्कार बाय फुटवर्क। तत्का, अच्छा, वो किस तरह? तत्कार संस्कृत वर्ड, संस्कृत में, ठीक जो है, फुटवर्क कहते हैं। ठीक है, वो और क्या है? वो ये है, गौर देखिए गौर से, ओके, एक दो तीन चार, ये लेफ्ट है ना, और इसी को फिर 5 6 7 8, ओके, ठीक है। अब आप करें, चलो, 1 2 3 4, शाबाश, 1 2 3 ऐसे ही है 4। ये एकम, अच्छा, इसके लय के रिदम की स्पीड्स होती हैं, एकम दोकुम चौकुम, जैसे आड़ पड़ार सवार और सुलभ, सुलभ तो जाती है। अच्छा, अब ये आड़ होती है, जो वो है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। वैसे तो ताती थई तत आती थई तत ये लैंग्वेज है, ठीक है, जो इसकी जो ओरिजिनल ज़बान है। अब जो 8 पढ़ा, ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत, अब जो उसकी पढ़ा सवार है, अब वो है ताती थई तत आती थई तत ताती थई तत आती थई तत ताती थई तत आती थई तत। ये प्रैक्टिस से आएगा फिर, ये प्रैक्टिस से आता है। जिनको शौक है वो घर में मैंने इसके 8 स्टार्ट साल प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। मैंने 8 साल से सीखा है। हाँ। और इसका मैंने, मेरी जो है ना मैडम पन्ना जी, जो मेरी उस्ताद है, अच्छा, पन्ना जी से हाँ सीखा है, उन्होंने बड़े लखनऊ घराना, अरे वाह, मैं भी लखनऊ से ही हूँ, जमाई टोला भोलानाथ का कुआं, क्योंकि लखनऊ का मेरा फेवरेट घराना, इतना खूबसूरत नज़ाकत उस देखिए घराने आप की। मिल गए ना, आज मैं भी लखनऊ से, आपने भी जिनसे सीखा वो लखनऊ से। हमारा बड़ा घराना लखनऊ ही है। अच्छा, हाँ जी। ये सारा अदब तो वहीं से आया है, ये सारा है ना। अच्छा, ये आगे भी कहानी जो ये वाली है ना, ये वाली जो ये कहानी है, ये भी सिखा दें, ये वाली भी, ये भी जरा आगे सिखा दें। मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ जी। एक है, एक लड़की है, अच्छा, जैसे जा रही है, एक दो उसने बैठा, ठीक है, एक वो बैठी, माला फुफ्फो होने लगी, ओके, ठीक है, माला, ये माला इधर ऐसे, हाँ यूं करके ना, अब उसको फरमाया ये किया और ये ऐसे 4 दफा, 4 दफा ये, ठीक है, और उसके उसी माला को फिर रख के ना, उसकी वो गजरे बनाने लगे, तो उसका फिर ऐसे गजरा, ओ नाइस, गजरा, अच्छा, इसको घुमाना है, हाँ घुमाना है, इसको घुमाना है, ओके, और इसी को फिर आपने मतलब अब दूसरे, अच्छा, इसी को फिर इसी को भी ऐसे, अच्छा, ये दूसरे हाथ को भी गजरा पहना दिया, हाँ, ठीक और है, उसके बाद फिर आपने देखना फिर कि कितने प्यारे लग रहे हैं। ऑलराइट, आई लाइक इट, हाँ, कितने ये प्यारे, भी हम म्यूजिक के साथ भी करेंगे, हाँ, ठीक है? कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, प्यारे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब मेकअप आता है 16 श्रृंगार कथक में, हाँ, ये होता है सॉरी टू से, अच्छा। ये है मिरर, अब मिरर में अपने आप को देखती, गजरा लगाना, हाँ, ये गजरा यूं करके बना रहे हैं, हाँ, यस, ये, और फिर 16 श्रृंगार करना, ये 16 श्रृंगार, और फिर अपने को देखना, और देन फिर खड़े होके, हाँ, जो भी सरगम है, बंदिशें हैं, जो कोई राग है, वो उसमें चल, ये कथक की मेन कहानी है। और वो इसमें भी कथक में ये वाला भी एक सीन होता है ना, जिसमें ऐसे सहेलियां जो कुछ दो कथक की, नहीं, ये वो कथक नहीं उसका है, भी वो राधा कृष्ण अंग में, राधा कृष्ण, वो इस वाले का नहीं है पार्ट, वो ये जिसमें नायिका श्रृंगार अलिंग करती है, उसमें सहेलियों के ये साथ, नायिका अलिंग अंग औरत की कहानी है। वो जो कोठे पे बैठने वाली है, नहीं, जरूरत नहीं कि कोठे पे कोई भी औरत हो सकती है, अपने प्यार के श्रृंगार के लिए भी इंतजार चाहे वो करके, हाउस, चाहे वो बीवी अपने किसी का, मियाँ के लिए भी इंतजार के लिए, कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, इट्स नॉट के लड़का और लड़की का, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि ये जो कथक है ना, ये आर्ट फॉर्म जेंटलनेस। अच्छा, ये वाले स्टेप भी कथक के है ना, ये जो ये और ये वाले कुछ पता नहीं आते हैं ना कहानी, आप समझ गए ना? ये भरतनाट्यम,
अच्छा ये भारतनाट्यम कथक को मिक्स कर रहे होते हैं डांस में एक्चुअली ना मोस्टली। मैं अब इसकी हिस्ट्री में बताऊं। एक्चुअली ना ये ट्रेस बैक है 1000 ऑफ इयर्स, जब से दुनिया वजूद में आई है, जब से रक्स वजूद में आया। और ये वाला भी क्या है, ये वाला ये ट्रिंग 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 ये क्या होता है ये कथक का? ये है एक्चुअली भारतनाट्यम का, ये तांडव घराना, ये भी भारत में, इसमें नहीं है, भारतनाट्यम का है, बनारस घराना। और ये वाला जो होता है ये सारा वो तांडव है, ये भी तांडव, ये लॉर्ड शिवा का डांस है। मैंने फिर क्या सीखा है पता नहीं, ये सारा कुछ मिक्स ही सीखा है नहीं, मैंने। कथक बड़ा एलिगेंट और स्मूथ है। अच्छा ठीक है, ये जो आप कर रही है ना तांडव है। तांडव ये बस आप मुझे थोड़ा सा सिखाएं, आप म्यूजिक बजाएं, जो आप करेंगे मैं आपको कॉपी करूंगी। आहा मजा नहीं आ गया यार, इसे कहते हैं सुबह सुबह खुआ लो ना, बहुत मजा आया। मगर ये कि इसकी प्रैक्टिस की जाए ना तो मैं बताऊं क्या बात है, ये वैसे मैं कैसा सिखाता हुनर भी हूँ, वैसे मैं सिखाता भी हूँ। अच्छा, और आजकल की जो कहाँ सिखाते हैं, आपका पेज क्या है? मैं अपने घर में सिखाता हूँ। नहीं घर पे तो से सिखाते हैं, मैं ऑनलाइन भी सिखा लेता हूँ। ऑनलाइन यही पूछी थी मैंने कि किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं, बहुत से मेरे भाई बहन सीखना चाहते हैं। आप नंबर ले लें मेरा तो। हाँ नंबर बताए चले। अच्छा, मेरा जो नंबर है ना 0304 जब भी करो तभी बंद 0304 7181 पक्की बात है, सही नंबर है मेरा यही नंबर है। अच्छा, और मेरे नाम के साथ कोई आएगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा सीखने के लिए? आ जाए, मेरा काम होता है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि कथक डांसर्स की तरह सीनियर्स होते हैं जो सिर्फ मीट एंड ग्रीट के चक्करों में वो जो ज़्यादा कोई 1 लाख लेता है, कोई 50,000 लेता है, नहीं कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मेरा होता है कि मैं थोड़े सी अमाउंट में ना सामने वाला बंदा तैयार कर दूं, सामने बंदा 6 महीने में तैयार कर दो बस। थैंक यू ब्रदर, कोई बात। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। छोटे भाई आप मेरे बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों का तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि ये कला नापैद होती जा रही है, आप लोगों को चाहिए प्रमोट करना चाहिए इसको, क्योंकि अब कोई नौजवान अब इस पर आता ही नहीं है। ये कला अब आगे जाएगी और लोग इसको पसंद करेंगे। और भाई को भी सपोर्ट कीजिए, अगर सीखना चाहते हैं तो उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर बता दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।